हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ये क्रेडिट यानी हम आईटीसी की बात कर रहे हैं कि कुछ स्पेशल कंडीशन है जहाँ पर आपको आईटीसी का क्रेडिट चाहे पहले नहीं मिल रहा था बट आप अब अलाउबल हो जाओगे, आप उसको अवेल कर पाओगे। लास्ट वीडियो में आपको ध्यान होगा हम लोग बात कर रही थी कि कहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस हैं आईटी की और कैसे उसका अपोर्शनमेंट होता है। आज हम अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि जहाँ पर हमने बोल दिया था कि रेस्ट्रिक्टेड है, वो तो केसेस वो थे कि जहाँ पर आप ले ही नहीं सकते। ये केसेस वो हैं जहाँ पर आपको स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आपको जो आईटीसी है वो मिल जाएगा। फर्स्ट है आपका पर्सन अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कोई पर्सन ऐसा है जिसने कोई सामान खरीद लिया है। जब खरीदा तब उसका रजिस्ट्रेशन जीएसटी में नहीं था। अगर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं था तो वो क्या है, आईटीसी नहीं ले सकता था। लेकिन अब क्या है, उसने जीएसटी में अप्लाई कर दिया है। ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई पर्सन है जिसने क्या किया है, जिस दिन वो लायबल हुआ टैक्स पे करने के लिए, यानी जिस दिन उसकी थ्रेशहोल्ड लिमिट क्रॉस कर गई। मान लो कि जिस दिन पहले जब उसने वो सामान खरीदा उस टाइम उसकी थ्रेशहोल्ड लिमिट कम थी, इसलिए वो जीएसटी में रजिस्टर नहीं था। लेकिन अब उसकी थ्रेशहोल्ड लिमिट क्रॉस कर गई है तो उसे जीएसटी में रजिस्टर होना पड़ेगा। तो जिस दिन वो लायबल हुआ जीएसटी में रजिस्टर होने के लिए, जिस दिन उसकी थ्रेशहोल्ड लिमिट क्रॉस हुई, उसके 30 डेज के अंदर अंदर अगर वो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देता है, मिलने की बात नहीं है, अगर वो अप्लाई कर देता है कि उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो उस टाइम उसके पास जो भी स्टॉक पड़ा होगा, चाहे वो रॉ मटेरियल की तरह हो, चाहे वो आपके सेमी फिनिश गुड्स की तरह हो, चाहे वो फिनिश गुड्स की तरह हो, जो भी स्टॉक उसके पास पड़ा होगा वो क्या कर सकता है, उसके रिगार्डिंग आईटीसी ले सकता है। ये सारा स्टॉक कब पड़ा होगा, जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है उससे ठीक पहले वाले दिन उसके पास जितना भी स्टॉक पड़ा होगा, सॉरी, जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है उस दिन नहीं, जिस दिन वो लायबल होगा कि वो जीएसटी में रजिस्टर हो, यानी जिस दिन उसकी थ्रेशहोल्ड लिमिट क्रॉस करेगी उससे ठीक पहले वाले दिन उसके पास जितना भी स्टॉक पड़ा होगा, चाहे रॉ मटेरियल का, सेमी फिनिश गुड्स का या फिनिश गुड्स का, उसके रिगार्डिंग वो आईटीसी क्लेम कर पाएगा अगर वो 30 दिन के अंदर अंदर जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देता है। सेकेंड है, इनके सेक्शंस में बोल नहीं रही हूँ हर के, बट मैं साथ साथ लिख रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। सेकेंड है पर्सन अप्लाइड फॉर वॉल्यूंट्री रजिस्ट्रेशन, यानी कोई पर्सन क्या कर रहा है, अपनी मर्जी से। देखो, एक तो होता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कि आपकी थ्रेशहोल्ड लिमिट क्रॉस कर गई तो आपको जीएसटी में रजिस्टर होना ही होना पड़ेगा। वॉल्यूंट्री है यानी आपको लो नहीं कह रहा कि होना ही होना पड़ेगा, आप अपनी मर्जी से जीएसटी में रजिस्टर हो रहे हो। तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन क्या है, पहले जीएसटी में रजिस्टर नहीं था और अब वो क्या कर रहा है, वॉल्यूंट्री अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करवा रहा है, तो जिस दिन उसे रजिस्ट्रेशन मिलेगा, यहाँ पर हम अप्लाई की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर तो कंपलसरी था, इसलिए जिस दिन वो अप्लाई करने के लिए लायबल हुआ, वो थ्रेशहोल्ड लिमिट क्रॉस हुई, उसी दिन को हम काउंट करने लग जाते हैं कि उससे पहले वाला दिन उसके पास जितना स्टॉक पड़ा है उसका वो आईटीसी ले सकता है। लेकिन यहाँ पर वॉल्यूंट्री एप्लीकेशन है, इसलिए जिस दिन उसे रजिस्ट्रेशन मिलेगा ठीक उससे पहले वाले दिन उसके पास जितना भी स्टॉक पड़ा होगा, चाहे रॉ मटेरियल का, चाहे सेमी फिनिश गुड्स का, चाहे फिनिश गुड्स का, उसके रिगार्डिंग वो क्या कर सकता है, आईटीसी ले सकता है। यहाँ पर जिस दिन वो लायबल हुआ था, जिस दिन उसकी थ्रेशहोल्ड लिमिट क्रॉस हुई थी, उससे पहले वाले दिन जितना पड़ा था, यहाँ पर जिस दिन उसे रजिस्ट्रेशन मिलेगा उससे ठीक पहले वाले दिन उसके पास जो स्टॉक पड़ा होगा उसके रिगार्डिंग वो आईटीसी क्लेम कर पाएगा। थर्ड है पर्सन स्विचिंग फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम टू नॉर्मल स्कीम, कंपोजिशन स्कीम टू नॉर्मल या रेगुलर स्कीम, कि अगर कोई पर्सन पहले कंपोजिशन स्कीम के अंदर टैक्स पे कर रहा था लेकिन अब वो ट्रांसफ़र हो गया है रेगुलर स्कीम के अंदर, तो उस केस में देखो, जब वो कंपोजिशन स्कीम में था उस टाइम तो वो आईटीसी नहीं ले सकता था, बट क्योंकि अब वो रेगुलर स्कीम नॉर्मल स्कीम में आ गया है तो वो आईटीसी ले सकता है।
तो कहते हैं जिस दिन क्या होगा वो लायबल होगा कि वो अब टैक्स रेगुलर स्कीम के अंदर पे करे। पहले कंपोजिशन में कर रहा था, जिस दिन वो उसका ट्रांसफ़र होगा कि अब उसे रेगुलर स्कीम के अंदर नॉर्मल जीएसटी पे करना पड़ेगा, तो उससे ठीक पहले वाले दिन उसके पास जितना भी स्टॉक पड़ा होगा, चाहे रॉ मटेरियल का, चाहे सेमी फिनिश गुड्स का, चाहे फिनिश गुड्स का, चाहे कैपिटल गुड्स का। अभी तक हमने कैपिटल गुड्स की बात नहीं की थी, वहाँ पर आप कैपिटल गुड्स के रिगार्डिंग नहीं ले सकते, बट अगर कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल में ट्रांसफ़र हो रहे हो, आपके पास कोई कैपिटल गुड्स पड़ी है, तो उसके रिगार्डिंग भी ठीक पहले वाले दिन आपके पास जितना भी स्टॉक पड़ा होगा उसके रिगार्डिंग आप आईटीसी ले सकते हो। वैसे कैपिटल गुड्स जो होती हैं कई बार उनकी परसेंटेज रिड्यूस कर दी जाती है, यानी जितना नॉर्मल जीएसटी बनता है उससे कम परसेंटेज पे आईटीसी अवेलेबल होता है, तो जितना उनकी रिड्यूस परसेंटेज करने के बाद आईटीसी अवेलेबल हो सकता होगा उतना आईटीसी वो क्या कर सकता है, ले सकता है। कब? जिस दिन वो नॉर्मल स्कीम में ट्रांसफ़र होगा ठीक उससे पहले वाले दिन, नॉर्मल यानी नॉर्मल स्कीम के अंदर टैक्स पे करने के लिए लायबल होगा, उससे ठीक पहले वाले दिन उसके पास जितना पड़ा होगा उसके ऊपर। फोर्थ है इन केस एग्जम्प्ट सप्लाई बिकम टैक्सेबल, यानी कोई ऐसी सप्लाई है पहले एग्जम्प्ट थी, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता था, बट अब वो टैक्सेबल हो गई है यानी उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो अब देखो, अब वो पहले एग्जम्प्ट थी तो एग्जम्प्ट सप्लाई के रिगार्डिंग तो आप आईटीसी नहीं ले सकते थे, बट अब वो टैक्सेबल हो जाएगी तो उसके रिगार्डिंग आपको आईटीसी मिलना चाहिए। तो जिस दिन वो क्या होगी, टैक्सेबल सप्लाई में कन्वर्ट होगी, यानी पहले एग्जम्प्ट थी, जिस दिन वो टैक्सेबल सप्लाई बन जाएगी उससे ठीक पहले वाले दिन आपके पास जितना भी स्टॉक पड़ा होगा उसके रिगार्डिंग, चाहे रॉ मटेरियल का, चाहे सेमी फिनिश गुड्स का, चाहे फिनिश गुड्स का, चाहे कैपिटल गुड्स का, उसके रिगार्डिंग आप आईटीसी ले सकते हो। यहाँ पर भी वही बात है, कैपिटल गुड्स के ऊपर अगर कुछ रिड्यूस पॉइंट से आपको जीएसटी अवेलेबल होता है, आरटीसी अवेलेबल होता है, तो उसी रिड्यूस पॉइंट से परसेंटेज से मिलेगा। बट आप इन चारों के रिगार्डिंग जिस दिन वो पर्टिकुलर सप्लाई टैक्सेबल होगी उससे ठीक पहले वाले दिन आपके पास जितना स्टॉक पड़ा होगा उसके रिगार्डिंग आप आईटीसी ले पाओगे। फिफ्थ है ट्रांसफ़र ऑफ अनयूटिलाइज्ड क्रेडिट इन केस ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये क्या कह रहे हैं, बिजनेस की कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं कि मान लो कोई बिजनेस है, उसका सेल हो जाता है या मर्जर हो जाता है, डीमर्जर हो जाता है, अमलगमेशन हो जाता है, तो वो क्या हो जाएंगे, वो बिजनेस किसी और के पास चले जाएंगे या दो बिजनेस इकट्ठे हो जाएंगे या कोई बिजनेस अलग हो जाएगा। तो जब भी क्या होगा, कोई भी बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगा यानी उसकी स्ट्रक्चर चेंज होगी, तो जो भी आईटीसी पहले पड़ा होगा उनके पास वो सारा भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी ये नहीं है कि उनका वो सारा का सारा वेस्ट चला जाएगा, जितना भी उनके पास पहले से पड़ा होगा वो सारा क्या कर सकते हैं, जो भी पर्टिकुलर, देखो सेल हुई होगी तो सोल्ड होने के बाद बिजनेस जिसके पास जाएगा, मर्जर हुआ होगा तो जो मर्ज फर्म बनेगी, डीमर्जर हुआ होगा तो डीमर्ज फर्म बनेगी, यानी जो भी पर्टिकुलर रिजल्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होने के बाद, जितना भी आरटीसी अनयूटिलाइज रह गया होगा सेल होने से, मर्जर होने से पहले वाली फर्म के पास, कंपनी के पास, वो सारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेड फर्म के पास, कंपनी के पास ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका आईटीसी रिवर्सल इन केस ऑफ पर्सन शिफ्टिंग टू कंपोजिशन स्कीम और सप्लाई बिकम होली एग्जम्प्ट। ये क्या कह रहे हैं कि अगर क्या है, एक सेकेंड, ये क्या कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन क्या है शिफ्ट कर रहा है कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल में, यानी देखो पहले तो हम क्या कर रहे थे कि नॉर्मल स्कीम से कंपोजिशन में जा रहा है तो नॉर्मल में वो कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल में आ रहा है तो कंपोजिशन स्कीम में उसे आईटीसी नहीं मिल रहा था, बट नॉर्मल में मिलता है तो अब उसे वो मिल जाएगा। अब ये कह रहे हैं वो कंपोजिशन स्कीम से शिफ्ट कर रहा है, यानी अब वो क्या कर रहा है, अब वो पहले नॉर्मल में था और अब कंपोजिशन में आ रहा है। अगर वो अब कंपोजिशन में आ गया तो एज अ नॉर्मल उसे आईटीसी ले लिया होगा, बट क्योंकि अब वो कंपोजिशन में आ गया तो उसे वो नहीं मिलना चाहिए था। तो अगर क्या है
कोई भी पर्सन शिफ्ट कर रहा है कंपोजिशन स्कीम में, कि अब वो कंपोजिशन स्कीम में आ रहा है, तो जो जितना भी आरटीसी उसने पहले उस पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग लिया होगा, स्टॉक के रिगार्डिंग जो उसके पास पड़ा है, वो सारा का सारा रिवर्स हो जाएगा, उसे वापस करना पड़ेगा। यानी जिस दिन वो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करेगा, वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर जाएगा, उससे पहले वाले दिन उसके पास जितना भी स्टॉक पड़ा होगा, चाहे रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का, सेमी फिनिश गुड्स का या फिर कैपिटल गुड्स का, उसके रिगार्डिंग उसे क्या करना पड़ेगा, जितना आईटीसी वो यूज़ कर चुका होगा उसे वो विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू करे, चाहे क्रेडिट लेजर के थ्रू करे। ये कैश लेजर क्रेडिट लेजर हम फर्दर ऑन पढ़ेंगे बाद में। अभी के लिए इतना याद रखो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, क्रेडिट लेजर से उसको पेमेंट करेगा, और जितना उसने अभी तक यूज़ नहीं किया होगा वो लैप्स हो जाएगा, यानी बीत जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, अब फ्यूचर में वो उसका यूज़ नहीं कर पाएगा। ये था आपका अंडर सेक्शन 18 सब सेक्शन 4। लास्ट है आपका कैपिटल गुड्स, सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स, सेक्शन 18 सब सेक्शन 6। देखो, जो हमारे प्रोविज़न है वो नॉर्मल गुड्स पे अलग होते हैं, कैपिटल गुड्स के जो हमारे केसेस हैं वो अलग हैं। कैपिटल गुड्स के बहुत सारे केसेस हैं, उनके ऊपर अभी हम नहीं जाएंगे। हम बात करते हैं हमारे टू द पॉइंट। ये क्या कह रहे हैं कि अगर मान लो आपने क्या किया है, कोई कैपिटल गुड्स खरीदी, यानी कोई भी मान लो मशीन खरीदी। अगर आपने वो मशीन खरीदी है तो उसके रिगार्डिंग आपने आईटीसी लिया होगा। अगर वो खरीदी हुई मशीन आप किसी और को ट्रांसफ़र कर देते हो, सप्लाई कर देते हो, सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स की बात कर रहे हैं, अगर आपने किसी और को दे दी तो वो जितना आईटीसी, जितने में आपने आईटीसी उसके रिगार्डिंग लिया होगा, जितनी आपने वो यूज़ कर ली होगी उतना तो आपका है, लेकिन जितने की आपने सामने वाले को दे दी है, मान लो बेच दी है, तो उसके रिगार्डिंग आईटीसी आपका नहीं बनना चाहिए, वो आपको नहीं मिल सकता। नॉर्मल केसेस पे मत जाना, कैपिटल गुड्स के केसेस अलग होते हैं कि अगर आपने क्या कर दिया है, उसकी फर्दर सप्लाई कर दी है, तो जितने की आपने सप्लाई की होगी, यानी मान लो 6 लाख की मशीन थी, उनमें से 2 लाख की आपने ट्रांसफ़र की है, बाकी 4 लाख की आप यूज़ कर चुके हो, तो जितने की आपने ट्रांसफ़र की होगी उसके ऊपर जितना आईटीसी आपने लिया होगा, यानी जितना आपने सप्लाई किया है उसमें से आपने जितना उसके रिगार्डिंग आईटीसी लिया होगा, या फिर जितने में आपने बेची है, जो आपकी यानी जो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है, उस पे अगर टैक्स निकालें तो जो बनता है, दोनों में से जो भी हाई होगा वो आपको पे करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को। यानी आईटीसी की तरह आपने डिडक्शन ले ली होगी, तो जितनी आपने डिडक्शन ली थी उस पर्टिकुलर मशीन के रिगार्डिंग, या फिर जितने में बेचा है उसके ऊपर जो टैक्स बनता है, दोनों में से जो भी हाई होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर वो क्या है, कोई छोटा मोटा सामान है, जैसे ब्रिक्स हैं, जिग्स हैं, फिक्सचरीज हैं, यानी मतलब कोई चीज़ की स्क्रैप बची हुई है, बचा कुचा सामान है, तो उसके रिगार्डिंग आपको आईटीसी वगैरह की कंसेप्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जितने में आपने बेचा होगा, यानी जितनी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी, डायरेक्ट उसके ऊपर जितना टैक्स बनेगा वो आप दे सकते हो। यानी जब भी किसी कैपिटल गुड्स की आप सप्लाई करोगे तो उसके रिगार्डिंग आपने जितना आईटीसी लिया होगा, या फिर उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर जितना टैक्स बन रहा होगा, यानी जितने में आप उसे दे रहे होगे उसका जो टैक्स बन रहा होगा, दोनों में से जो भी हाई होगा उतना आपको पे करना पड़ेगा। स्क्रैप वगैरह के रिगार्डिंग आप डायरेक्टली ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर टैक्स दे सकते हो। तो ये थे आपके अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, कि अगर आप नॉर्मल स्कीम से कंपोजिशन में जा रहे हो या कंपोजिशन से नॉर्मल में आ रहे हो तो कैसे आईटीसी मिलता है, या फिर आपकी कैपिटल गुड्स के केस में क्या होगा, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन में क्या होगा, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में क्या होगा। ये सारे केसेस थे जो हमने डिस्कस किए। फिर हम बात करते हैं टेकिंग आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्क। नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारा। पहले टॉपिक को समझो, ये क्या कह रहे हैं कि अगर क्या है, कोई भी प्रिंसिपल है, यानी किसी का जो सामान है वो क्या कर देता है, उस सामान को डायरेक्ट को किसी वर्कर को भेज देता है। यानी जैसे मान लो आप कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, तो आपने कोई सामान खरीदा, आपके नीचे काम करने वाले लगे हुए हैं, आप खुद कंस्ट्रक्शन नहीं करते हो, आपके नीचे काम वाले लगे हुए हैं, तो आप क्या कर रहे हो, आपने कोई सामान खरीदा और डायरेक्ट क्या कर दिया, वो जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वहाँ पर भेज दिया। यानी आपने कोई इनपुट या कैपिटल गुड्स जॉब वर्क के लिए, यानी जो आप करते हो उस काम को करने के लिए डायरेक्ट भेज दिया है, तो उसके रिगार्डिंग आईटीसी का क्या होगा। तो ये क्या कह रहे हैं
कि अगर कोई प्रिंसिपल यानी जिसका काम है वो क्या कर देता है, इन कोई भी सामान जॉब वर्कर को भेजता है, यानी जो उसके नीचे काम कर रहे हैं उनको भेजता है, तो चाहे वो क्या करे, वो सामान वो डायरेक्टली ही क्यों ना भेज दे, यानी एक तो वो है कि खुद खरीद के लाए, अपने पास लाए, फिर वहाँ भेजे, या फिर डायरेक्टली वहाँ पर भेजे, कोई भी केस क्यों ना हो वो उसके रिगार्डिंग आईटीसी ले सकता है। यानी जो आईटीसी मिलेगा वो जॉब वर्कर को नहीं मिलेगा, प्रिंसिपल को ही मिलेगा, चाहे वो डायरेक्टली भेजे सामान को, चाहे अपने पास लाकर फिर जॉब वर्कर को सेंड करे। कुछ प्रोविजंस हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे जब क्या होगा, कोई इनपुट या फिर कोई भी कैपिटल गुड्स सेंड होती है जॉब वर्क के लिए। फर्स्ट है आईटीसी अलाउड टू प्रिंसिपल, यानी जो भी आईटीसी दिया जाएगा इनपुट के ऊपर वो सारा का सारा सिर्फ प्रिंसिपल ही ले सकता है, जॉब वर्कर नहीं ले सकता। सेकेंडली, आईटीसी अलाउड टू प्रिंसिपल even inputs are directly sent to job worker, यानी जो इनपुट्स हैं अगर वो डायरेक्टली भी जॉब वर्कर को भेजे गए हैं तो भी जो उनके रिगार्डिंग आईटीसी होगा वो प्रिंसिपल ही लेगा, यानी चाहे वो अपने बिजनेस पे पहले लाए चाहे ना लाए, आपके जो आईटीसी है वो प्रिंसिपल ही क्लेम कर सकते हैं। थर्डली, in case input sent for job work not returned, ये क्या कह रहे हैं कि अगर क्या है जो इनपुट हैं वो जॉब वर्क से रिटर्न नहीं आते, तो देखो ये क्या प्रोविज़न है कि अगर क्या है जो जॉब वर्कर को सामान डायरेक्टली भेजा गया था वो 1 साल के अंदर अंदर वापस नहीं आता। किस दिन के 1 साल कब से काउंट होगा, कि अगर क्या है उनको प्रिंसिपल अपने पास मंगवा कर भेजता है तो जिस दिन वो जॉब वर्कर को भेजेगा उस सामान को उस दिन से 1 साल काउंट होगा, और अगर वो डायरेक्टली जॉब वर्कर के पास सामान जा रहा है तो जिस दिन जॉब वर्कर को मिलेगा, अगर प्रिंसिपल के पास से जा रहा है तो जिस दिन प्रिंसिपल भेजेगा, और अगर सीधा डायरेक्ट जॉब वर्कर के पास जा रहा है तो जिस दिन जॉब वर्कर को मिलेगा उस दिन से 1 साल के अंदर अंदर वो अपने जॉब को कंप्लीट करके वो सामान वापस नहीं भेजता है, तो मान लिया जाएगा कि उसने जॉब वर्कर को वो सेंड नहीं किए थे, बल्कि उसने क्या कर दिए हैं, वो उसको सप्लाई ही कर दिए हैं, यानी दे ही दिए हैं, एक टाइप से जैसे बेच दिए हैं, वो कंसीडर कर लिया जाएगा। ये तो थी आपकी सारी की सारी बात इनपुट्स के ऊपर, यानी यहाँ पे इनपुट और कैपिटल गुड्स दो थी। प्रोविज़न वैसे ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पर इनपुट यानी बाकी चीज़ों की बात हो रही है, और कैपिटल जैसे रॉ मटेरियल सेमी फिनिश गुड्स, और कैपिटल गुड्स यानी मशीनरी वगैरह कोई भेज रहे हैं तो उसकी बात हो रही है। फिर है आपका आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स, तो जो आईटीसी होगा कैपिटल गुड्स पे वो भी अलाउड होगा सिर्फ प्रिंसिपल को, यानी वो भी आपके प्रिंसिपल ही ले सकता है, कोई भी जॉब वर्कर नहीं ले सकता। फिर फिफ्थ है आपका आईटीसी अलाउड टू प्रिंसिपल इवन कैपिटल गुड्स आर डायरेक्टली सेंड टू जॉब वर्कर। देखो बाकी पूरा यही है, सिर्फ इनपुट की बजाय लिख नहीं रही हूँ मैं दोबारा, कैपिटल गुड्स आ जाएगा कि अगर क्या है जो आईटीसी है अगर कैपिटल गुड्स को डायरेक्टली भी जॉब वर्कर को भेजा जा रहा है तो भी प्रिंसिपल को ही मिलेगा। इसका जो सेक्शन है वो है सब सेक्शन 5, नंबर वाइज चल रहे हैं। सिक्स्थ है आपका इन केस इन कैपिटल गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्क नॉट रिटर्न, यानी इसकी जगह भी कैपिटल गुड्स आ जाएगा, वही बातें सारे प्रोविज़न कर रहे हैं, सिर्फ इनपुट की जगह कैपिटल गुड्स हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो इनपुट थे उसके लिए कंडीशन 1 साल की थी, जबकि कैपिटल गुड्स के लिए जो कंडीशन है वो 3 साल की है, यानी जिस दिन भेजा गया था प्रिंसिपल ने अगर भेजा है तो उस दिन से काउंट होंगे, और अगर डायरेक्टली गए हैं तो जिस दिन जॉब वर्कर को मिले थे उसके 3 साल के अंदर अंदर अगर वो सामान वापस नहीं आता है तो मान लिया जाएगा वो सप्लाई कर दिया गया था। एंड लास्ट है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविज़न की, यानी जो भी हमने ये प्रोविज़न्स की बात की रिगार्डिंग इनपुट्स या कैपिटल गुड्स के बारे में वो अप्लाई नहीं होगा किन के ऊपर, जो आपके सामान होते हैं छोटे मोटे जैसे फिक्चरीज टूल्स, यानी जो छोटे मोटे औजार होते हैं उनके ऊपर ये प्रोविज़न अप्लाई नहीं होंगे। प्रोविजंस कंटेन इन सेक्शन 19 सबसेक्शन
7 शैल नॉट अप्लाई टू मोल्ड्स, डाइज, फिक्चरीज, टूल्स, यानी जो भी जॉब वर्कर के लिए छोटे मोटे औजार भेजे गए हैं उनके ऊपर ये प्रोविज़न अप्लाई नहीं होंगे। दोबारा बोल रही हूँ कि जो भी जॉब वर्कर को सामान भेजता है एक प्रिंसिपल, उसके रिगार्डिंग जो आईटीसी है सिर्फ प्रिंसिपल को मिलेगा। जो उसने चाहे वो डायरेक्टली भेजा हो चाहे अपने पास लाके भेजा हो, दोनों ही केस में वो आईटीसी ले सकता है। अगर इनपुट का केस है तो 1 साल के अंदर अंदर, और कैपिटल गुड्स का केस है तो 3 साल के अंदर अंदर वो सामान वापस आ जाना चाहिए। अदरवाइज मान लिया जाएगा कि वो सामान सप्लाई कर दिया गया है। और जो ये प्रोविजंस हैं ये आपकी अप्लाई नहीं होते हैं छोटे मोटे औजारों और सामानों के ऊपर। उनके ऊपर जो है हम ये बात नहीं करेंगे कि वो प्रिंसिपल को मिलेगा या फिर वो 1 साल के अंदर आ जाने चाहिए। यानी मेनली प्रिंसिपल को मिलेगा उस बात को तो छोड़ो, वो तो उस केस में भी मिलेगा। मेनली जो आपका प्रोविज़न है कि वो ये रिटर्न वाला, इनपुट्स 1 साल के अंदर और कैपिटल गुड्स 3 साल के अंदर रिटर्न आ जानी चाहिए, वो प्रोविज़न आपके उन औजारों के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। स्टिल कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।